हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी वर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। और हाँ, ये हमारी सेकंड पार्ट है। ठीक है, बहुविकल्पीय का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर आपको देखना है तो या तो मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, या फिर सेकंड काम आप कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स की सबसे पहली फिजिक्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करिए और आपको बहुविकल्पीय और अदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी और बाकी आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि वैद्युत विभव धारिता और वैद्युत धारा वाले चैप्टर से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है, मतलब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला न्यूमेरिकल ही है। तो देखिए, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखो U बराबर होता है K Q1 Q2 और बटे में R होता है। ठीक है, जहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, कितनी होती है? 9 × 10⁻9 होती है। अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो, 1 सेंटीमीटर दूरी देखिए तो R दे रखा है 1 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2। और आपको Q भी दे रखा है जो कि 1 माइक्रोकूलाम है। तो जब माइक्रोकूलाम है और 2 धनात्मक है, ठीक है, 2 धनात्मक बिंदु आवेश है, तो Q1 Q2 दोनों के मान कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलाम, लेकिन माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले U बराबर K की जगह पे क्या डाल देंगे? 9 × 10⁻9 इंटू, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6। अब इंटू में एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और बटे में क्या था? R की वैल्यू कितनी थी? 1 × 10⁻2 था। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। देखो, 1 से 1 हट जाएगा। अब देखिए, ये 9 है ना? देखो, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा और डिजिट तो बची नहीं, तो आंसर में 9 तो आना ही है। अब देख लेते हैं हम इसको। 10⁻9, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 और अपॉन में है 10⁻⁻2। तो सबसे पहले देखो, ये -6 है और ये भी -6 है, तो -6 और -6 हो जाएगा -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा 10⁻9 ये वाला। ठीक है, 9 और -12 कितना हो जाएगा? 9 - 12 -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। और ये वाला -2 जब ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो -3 और +2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बचा था 9 और इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻1 और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 9 × 10⁻⁻1। अब देखो, इसमें से कोई ऑप्शन है ऐसा लग नहीं रहा है, तो देखो हम 9 × 10⁻⁻1 को कैसे लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.9। तो 0.9 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की बात आ गई और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। नेक्स्ट है वैद्युत विभव का मात्रक। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q, यानी कि जूल और बटे में कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, जूल बटे में कूलम। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कुल कार्य। ठीक है, तो 90 डिग्री से अगर घुमाने में कुल कार्य हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई? तो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, मैंने आपको करा रखा है कि यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम की बात आती है तो कितना हो जाता है? P ही होता है। कितना होता है? P ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल P ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक दोबारा से पूछ लिया है। वैद्युत विभव का मात्रक, तो ये वैद्युत विभव का मात्रक दोबारा पूछ लिया है तो दोबारा बता देंगे, जूल बटे में कूलम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है ना? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों को ही समान विभवांतर से क्या किया जाता है? समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है ना? यदि उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों में इनमें से क्या होगा? उनके प्रारंभिक वेग कैसे हैं? 0 है। ठीक है, तो देखो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा या प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा द्रव्यमान होता है। किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। और वेलोसिटी जो है वो दोनों को समान दी गई है, लेकिन द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का। तो संवेग का मतलब क्या होता है? P बराबर होता है m × V। तो
द्रव्यमान और गुणा में वेग। तो देखो वेग तो दोनों का बराबर था, अब आती है बात द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान किस में होता है? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो देखो E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में जो विभव V होता है उसका दूरी के साथ क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो V बराबर नियत क्या होता है? V बराबर नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं करता है। V बराबर नियत होता है अर्थात R पर नियत निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? नहीं है तो देखो विद्युत विभव का मात्रक सबसे पहले वोल्ट तो होता ही है। जूल बटे कूलम हमने देख लिया। अब न्यूटन बटे कूलम होता है क्या? तो न्यूटन बटे कूलम इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन बटे कूलम किसका होता है? न्यूटन बटे कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इजी है, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत इजी है कि दो गोलीय चालक A1 व देखिए दो गोलीय चालक A1 तथा A2 है ना, दो गोलीय चालक है, एक A1 है और एक A2 है। ठीक है, और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। इस पर Q1 है और इस पर Q2 आवेश है। चित्र के अनुसार चालकों को हवा में एक तांबे के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक तांबे के द्वारा ऐसे करके जोड़ दिया गया। ठीक है, अब उस बोला इस निकाय की तुल्य धारिता क्या होगी? तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए तुल्य धारिता निकालना हो तो हमें क्या करना है? दोनों की त्रिज्याओं को ऐड कर देना है बस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4πε0 R1 + R2। तो तुल्य धारिता हो जाएगी। बस इतना सा बात था। ठीक है, इतनी सी बात थी बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स याद करना भाई, कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। कितनी? U0। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है, को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं एक बार करा चुका हूँ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, हमेशा देखना है इस वाले फॉर्मूले में U बराबर U0/K क्या हो जाएगा? U बराबर U0/K हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फॉर्मूला। U बराबर आपको संचित ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। U बराबर होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। तो यहाँ पर आप हाफ CV² यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखो कैसे लगाएंगे? C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड। तो मैंने लगा दिया 100 और माइक्रो की जगह पे क्या जाएगा? 10⁻⁻6 आ जाएगा। और इंटू में ये तो C हो गया, इंटू V²। V का स्क्वायर मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो गया 100। अब ध्यान से देखिए 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 से 100 जाएगा 50 बार। तो यहाँ तो आ गया 50। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहाँ बचा 50 और गुणा में 10⁻⁻6 और 10 और 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। कितना लिख सकते हैं? 10⁻²। देखिए इसको दोबारा से बता देता हूँ मैं, ये समझ लीजिए यहाँ पर कितना बचा? 50 बचा। ठीक है, अब इसको दोबारा से लिख देता हूँ। 50 गुणा 10⁻⁻6 बचा था और गुणा में 100 बचा था। 100 को लिख दिया 10⁻² लिख दिया। अब देखो इन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया 50 इंटू में 10⁻, देखिए दोबारा से लिख देता हूँ, 50 गुणा 10⁻⁻4। अब देखिए इसमें से माइनस का 4 तो है नहीं, माइनस का 3 लेके आना है। तो जब माइनस का 3 लेके आएंगे मतलब इधर इधर जाएंगे, है ना, कितना इधर आगे जाएंगे, यानी कि पॉइंट इधर लगाएंगे। तो इधर इसमें क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका ए ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आ गए आपके सेकेंड चैप्टर के, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर है जो कि है वैद्युत धारा वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ सब आए हुए हैं, तो ट्रस्ट कीजिए और बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने एक तार लिया, ये हमारा एक तार है और इसका प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है। कितना है? 24 ओम है। और इस तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। समबाहु का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं?
तीन भुजाएं होती हैं। तो ये जो पूरा त्रिभुज है ना, ये पूरा तार था, ये वाला पूरा तार था, इस तार को पूरा मोड़ के तीन भुजाएं बना दी गई। जब तीन भुजाएं बना दी गई और समबाहु है, समान भुजाएं हैं, तो इन तीनों का सम कितना है? 24 है। तो देखो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। तो 8 8 और 8 का उन्होंने क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई होगी मेरी बात इतनी, ठीक है? इसके बाद देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए और अच्छा लगे। देखिए, इसको रेड कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये हो गया हमारा 8 और ये भी हो गया 8। तो देखो इसको बना लेते हैं प्रतिरोध जैसा। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8 ओम का। 8 8 और 8 ओम का। अब देखिए इनके दो शीर्ष, कोई भी दो शीर्ष लो, उसके बीच प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए हमने ये वाला शीर्ष ले लिया और एक ये वाला शीर्ष ले लिया। तो देखो सबसे पहले एक शीर्ष, एक तो ये प्रतिरोध हो गया एक अकेला, और एक ये दो प्रतिरोध हो गए एक साथ में, ठीक है? ऐसे तो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो जो इसमें धारा होगी वही इसमें धारा होगी, जो इस वाले 8 ओम में होगी वही इस वाले 8 ओम में होगी। तो ये इसमें होगी श्रेणी क्रम में। तो दो तो हो गए श्रेणी क्रम में और एक हो गया समांतर क्रम में। तो जब दो श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और एक है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला लगा देंगे 1/r बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो हम ऐसे एक काम करते हैं, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो गया 16 और ऊपर हो जाए 2 एकम 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और नीचे हो जाएगा 3/16, ठीक है? तो 1/r बराबर कितना हो गया? 1/r बराबर हो गया 3/16। r बराबर कितना हो जाएगा? 16/3। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? कितना इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। देखिए 2019 में भी आया, 20 में भी आया। और इस तरीके से देखिए, मतलब आपको ट्रिक से बना देगा, आपको ट्रिक से बताना है। देखिए समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। देखो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, बस आपको क्या करना है, उसको अपोजिट कर देना है। कितना? ये L है और ये 2L है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है? L/2 4L होता तो 4/1 हो जाता, ठीक है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रतिरोध की विमा है। तो प्रतिरोध की विमा आपको याद करनी है, ठीक है? प्रतिरोध की विमा इनमें से कौन सी है? आप मुझे ऑप्शन करके, मैं आपको प्रतिरोध की विमा दे रहा हूँ, आप मुझे ऑप्शन बताएंगे कि प्रतिरोध की विमा इनमें से कौन सी है, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया था उस टाइम पे कि ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो होगा, है ना, लाइक आप कभी भी ऐसे दे दी जाए R और 2R, ठीक है? तो हमें बस क्या करना है? उल्टा करना है। तो समांतर क्रम में वैसे भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, R और 2R उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालना हो और समांतर क्रम में दे दिए, तो क्या हो जाएगा? 2R इसका आंसर, वो सर 2/1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉनों का ऐसा कौन सा अभिलक्षण, उसका मतलब अभिलक्षण है या उसका लक्षण है कि चालक में धारा के प्रवाह को वो निर्धारित करता है, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? कि केवल अपवाह वेग, केवल तापीय वेग, अपवाह वेग तथा तापीय वेग दोनों, ना तो अपवाह वेग और ना ही तापीय वेग। तो इलेक्ट्रॉनों का हमने किस में पढ़ रखा है? अपवाह वेग में पढ़ रखा है। वो उसका वही अभिलक्षण जो होता है वो चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अपवाह वेग, ठीक है? अपवाह वेग, समझ में आई मेरी बात? अपवाह वेग, तो अपवाह वेग हो गया। इसके बाद देखिए 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल कि 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो देखो ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको बेसिक थोड़े से पता है तो 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को 3 सेलों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 सेलों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, किसको? 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर कितना है? 6 वोल्ट है। और 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को किस में जोड़ा गया? 3 ऐसे करके सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? ऐसे करके जोड़ दिया गया है, ठीक है? 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखो इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा वो इरेज हो जाएगा, इस वाले पार्ट को इरेज कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने लगा दिए 6 6 और 6। अब देखिए कभी भी समांतर क्रम में हो और तीनों एक जैसे समान हो, तो यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो तीनों में क्या हो जाएगा? एक्चुअली में सेम हो जाएगा, 6 6 6। तो समांतर क्रम में क्या होता है? विभव का मान समान होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा समांतर क्रम में, ठीक है? तो संयोजन का विद्युत वाहक बल भी कितना ही होगा? 6 वोल्ट ही होगा,
ठीक है। अब है 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो 100%, मैंने पहले ही बताया था 100% एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लंबाई खींच दे, लंबाई दोगुनी कर दे, एरिया छोटा कर दे, एरिया बड़ा कर दे, लंबाई 4 गुनी कर दे, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा नए प्रतिरोध को निकालने का, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। एन का मतलब होता है कितने गुना खींचा है, एन का मतलब क्या होता है कितने गुना खींचा है, यानी कि ये तो हो गया पुराना प्रतिरोध, आर हो गया पुराना प्रतिरोध और एन हो गया कितने गुना खींचा है उसका स्क्वायर करना है। तो देखो हमें देखा 50 ओम है तो ये पुराना प्रतिरोध है और उसको उसकी लंबाई 2 गुनी, तो देखो एन हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और गुणा में हो गया 50, तो 50 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। समझ में मेरी बात, ऐसे करके बस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या दे रखी है, आई दे रखी है और आपको प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे ज्ञात करें इसको भी, तो इसको ज्ञात करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि कभी भी आपको एम्पियर की मतलब चालक में 3.2 एम्पियर की धारा दे रखी है ना, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। तो आप जानते हो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू और अपॉन में टी होता है, लेकिन आपको नंबर निकालने हैं तो हम कह सकते हैं ये होता है एन ई अपॉन में टी, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी होती है एन ई होती है। तो आपको निकालनी है एन ई और आपको प्रति सेकंड निकालनी है, तो प्रति सेकंड निकालनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना है धारा में, इलेक्ट्रॉन का क्या होना है धारा में होना है डिवाइड, तो इसका डिवाइड दे देंगे, ठीक है। धारा में क्या होना है डिवाइड होना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नंबर निकल के आ जाएंगे। तो देखिए ये है आपका 3.2 और बटे में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो कि आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। पॉइंट से पॉइंट कटा, 16 से कितने बार कट गया, 2 बार कट गया और 2 तो हमारे इसी ऑप्शन में मिल गया, तो आगे तो देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। कितना होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये होगा न तापक्रम पर निर्भर करता है, न पदार्थ पर निर्भर करता है और न ही अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का कितना था, ओम इंटू मीटर था, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, है ना, उसका पूरा होगा इनवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया प्रतिरोध है और चालकता है, बाकी आगे वैद्युत है। तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की हमेशा उल्टी होती है, तो यानी कि हमें चालकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/500 क्या कर देंगे, 1/500 कर देंगे। अब सॉल्व कर दो इसको, तो देखो यहाँ पर देखा हमने 1/500 है, तो कैसे सॉल्व करें, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो हो गया हमारा 2, ठीक है, 2 एकम 2 और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 1000, तो ये हो गया आपका 2/1000। कितना हो गया, 2/1000 हो गया। तो देखिए 2/1000। अब देखो 1 2 3 कितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 3 है, तो 1 2 और 3 और यहाँ पर उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.002, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 0.002 ओम इनवर्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो अनुगमन वेग Vd और E के बारे में बोला गया है, इनके बीच एक रिलेशन निकालना है और बताना है कि ओम के नियम का पालन इसमें से किस में होता है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो कैसे बताएं भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सिंपल सा है कि Vd जो होता है वो E के प्रोपोर्शनल होता है, Vd जो होता है वो E के वैद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, बस हो गया। नेक्स्ट है वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग में संबंध, बहुत ईजी है। J इजिकल्स टू क्या होता है, एनी Vd होता है, J इजिकल्स टू क्या होता है, एनी Vd होता है, सिंपल, बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आ चुका है, बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी। किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v हो गया, तो ये पहला हो गया प्रारंभिक, कितना हो गया, v हो गया। यदि किसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के तार में धारा 2i हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना होगा। तो देखो नया अपवाह वेग बताना है v डैश,
ठीक है। तो पुराने वेग के हिसाब से अगर देखें तो कितना बढ़ा दिया, 2 गुनी त्रिज्या कर दी, और धारा में क्या कर दिया, दो गुना कर दिया धारा को भी। तो देखो दोनों में दो का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 का 2 दूनी 4 हो गया। तो बस इसमें 4 का आपको क्या दे देना है, भाग देना है, वो उसका चौथाई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा नया, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो देखो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन ये वाली गिवन है और हमसे शक्ति पूछी है। शक्ति तो हमें 100 वाट दे रखी है, लेकिन शक्ति क्यों पूछी है, वो शक्ति जब पूछी है जब 110 वोल्ट की सप्लाई हो। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हमने देखा V बराबर है 200 वोल्ट, V बराबर कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, और P बराबर दे रखा है 100 वाट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे R। क्या निकालेंगे, R। अब R का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R बराबर होता है V² अपॉन P। कितना होता है, R बराबर V² अपॉन P होता है, और V कितना है 220। तो 220 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 220 गुणा में 220 और बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 22 गुणा 22 कितना होता है, 22 गुणा 22 होता है 484। तो आपका कैपिटल R निकल के आ गया 484, ठीक है। तो R आ गया, और जो अब दे रखा है नया V, तो नया V दे रखा है, पावर निकालनी है, तो 110 वोल्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, P का फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन R। कितना होता है, V² अपॉन R। ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब V की जगह पे आ जाएगा 110, 110 गुणा 110 और बटे में 484। तो देखो क्या हो जाएगा, 110 गुणा में 110 और बटे में 484। देखो 11 से काट दो, 11 एकम 11, और 11 से 11, ये 11 चौक 44 और 11 चौक 44। फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 एकम 11, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। और जब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा आपका 25। कितना निकल के आएगा, 25 वाट आपका निकल के आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार को, ठीक है। बेसिक कोई मिस्टेक हो गई तो देख लीजिएगा। इसके बाद है एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। तो देखो ये दे रखा है आपको कैपिटल E, और ये दे रखा है आपको स्मॉल r, और ये दे रखी है आपको धारा, और आपसे बोला है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला होता है सिंपल, V = E - I और R। कितना होता है, E - IR। तो देखो कितना हो जाएगा, कैसे लगाएंगे फॉर्मूले को, फटाफट से देख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ज़रा एक बार, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, पूरे को हटा देता हूँ। तो देखिए V बराबर E कितना है 5 है, माइनस I कितना है 0.4, और इनटू में R कितना है 2 है, ठीक है। देखो पॉइंट हटेगा नीचे, 10 लग जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, और जब 10 है 8 बटे 10 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो 5 में से 0.8 घटाना है, कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है 2.4, कितना दे रखा है, 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपतित कर दिया जाता है तो यह 4.0 एम्पियर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट है, दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये दे रखा है E आपको, और ये दे रखा है I, और आपको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो सिंपल फॉर्मूला होता है I बराबर E अपॉन R होता है। अब E चला जाएगा डिवाइड में, या फिर मैं बोलूँ, देखिए E डिवाइड में मत भेजो, क्या सॉल्व करेंगे, R को इधर भेज देंगे और I को डिवाइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा R बराबर E अपॉन I। तो E कितना है 2.4 है, और I कितना है 4 है। तो देखो काट देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 × 6 = 24 और 4 × 2 = 40। तो 6/10 कितना हो जाएगा, 0.6। यही आपका आंसर हो जाएगा, 0.6 ओम, ठीक है। बस चलते हैं वीडियो के एंड पे, वीडियो खत्म होने वाली है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो धारा नियम कौन सा नियम होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो धारा नियम जो होता है वो पहला नियम होता है। कौन सा नियम होता है, वो आपका पहला नियम होता है। और जो पहला नियम होता है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर है आपका आवेश, ठीक है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो ये है आपका आवेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, और इसका आंसर जो निकल के आता है वो मैं बता दूँ, वो कितना निकल के आता है,
उसने बोला है कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो मैं आपको छोटा सा व्हीटस्टोन सेतु बना के दिखा देता हूँ, उसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आपने पढ़ रखा है व्हीटस्टोन सेतु को तो इस तरीके से आपका व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। ये देखिए बन गया व्हीटस्टोन सेतु। और उसने बोला है कि प्रत्येक में क्या है? R है। सब में क्या है? R है। R R और R। तो देखिए इन दोनों में समान धारा होती है और इन दोनों में समान धारा होती है और बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं होता, इसे काट देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2R और इन दोनों को जोड़ देंगे 2R। अब ये 2R किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1/r' बराबर 1/2R प्लस 1/2R। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो देखिए दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2/2R। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/r हो गया, यानी कि r' आ गया R। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत वाहक बल E का एक सेल कैपिटल R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो आंतरिक प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला होता है E माइनस वी इंटू आर अपॉन में V। E माइनस वी और आप इंटू आर अपॉन में कैपिटल V। और लास्ट क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन है, ये कितना है? 2023 का क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प देख लेते हैं कि सबसे पहला तुल्य वैद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2। नहीं, देखिए सबसे पहले उसने जब बोला है कि E1 बराबर E2 के है, देखो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नीचे वालों में से। तो पहले और ये तो कट जाएंगे, तो पहला कट गया और दूसरा कट गया। अब बात आती है कि इनमें से, ठीक है। अब उसने ये वाली चीज़ बोली है कि आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। अब इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सही विकल्प कौन सा हो सकता है? तो सही विकल्प की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सही विकल्प हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर तीनों विद्युत भाग बल तो बराबर है। लेकिन उसने बोल दिया है कि जो R1 है और R2 है वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए कि वो R से स्मॉल r से छोटे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r से बड़े हैं। तो ये वाली कंडीशन हमें लेनी है, ठीक है, क्यों आदर्श बैटरियाँ हैं और उसमें वो R1 R2 बराबर होंगे और बड़े भी होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे करा रखे थे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।